Another 10 seconds. I'll tell you. No problem. So we are live on all platforms. शुरू करें दोस्तों या प्लीज स्टार्ट सर। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद इतवार को हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सुओमो 2 कुछ मिनट बाद लूंगा, उससे पहले मैं आज की ब्रीफिंग को जोड़ना चाहता हूं यूथ कांग्रेस के अभियान से। रोजगार वाला अभियान, रोजगार 2, ये मांग एक अभियान या यूथ कांग्रेस की एक स्लोगन ही नहीं है, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक रूप से बताता है, दिखाता है एक वेदना, एक हृदय से चीर कर निकली हुई आवाज इस देश के सभी युवाओं की, प्रवासी श्रमिकों की, सैलरीड क्लासेस की, इत्यादि इत्यादि। और मैं सिर्फ आज जुड़ना चाहूंगा पूरी तरह से इस सकारात्मक कैंपेन में, आपको याद दिलाते हुए जो आप अगले कुछ दिनों में अभियान में देखेंगे कि 2014 में जो बेरोजगारी की रेट, और मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मेरा ये ना कांग्रेस है ना नॉन कांग्रेस है, आंकड़े कभी झूठ नहीं हो सकते, सरकारी आंकड़े हैं, औपचारिक आंकड़े हैं। बेरोजगारी की रेट 4.9% जब माननीय मोदी जी ने सरकार संभाली। मई 2020 में लगभग 29%, 30 में एक कम। मई 2019 में, पिछले वर्ष, 7.1। लॉकडाउन के पहले मार्च 2020 में 9% से 1 कम। तो ये नहीं है कि इस सरकार की सिर्फ कोई कोरोना का बहाना बना लो, कोविड का बहाना बना लो। शुरुआत से 14 से 20 की या 14 से 19 और 19 से 20 की जो यात्रा है, उसमें दिन प्रतिदिन सदैव हमेशा बढ़ रही है। और याद रहे कि आपके पास आंकड़ा है जो हमने पहले दिया है आपको, कि अप्रैल में माना जाता है कि करीब अप्रैल 2020 में कि 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं, तत्पर हैं काम करने को, जिनके पास काम नहीं है। ये मैं मानता हूं कि एक अंडरस्टेटमेंट है, कम का आंकड़ा है। और इसको आप, इस अभियान को यूथ कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की जोड़िए उस, ऐसे तो खैर कई दावे थे, कई स्लोगन्स थे, लेकिन उस दावे से मैं जोड़ना चाहूंगा जो आपने बहुत बार सुना 2014 में, 13 में, बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार का आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया। और मैं अंत करूंगा अपनी इस बात को कि ये रोजगार के का अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म मुद्दा है जो युवा कांग्रेस ने उठाया है, लेकिन इसका संदर्भ ज्यादा व्यापक है, आर्थिक ढांचे से है, हमारे आर्थिक दुर्दशा से है। जीडीपी आप जानते हैं उस संदर्भ में देखा जाए तो, क्योंकि रोजगार उस संदर्भ का एक अभिन्न अंग है। जीडीपी नेगेटिव जा रही है, कोई जानता नहीं, कम से कम मानते हैं 5%, 4 से 7 का एक रेंज दिया जाता है। नेगेटिव, माइनस की बात हो रही है यहां पर। हमारा टैक्स जो बटोरा जा रहा है वो लगभग 50%, 46% कम है, 50 से 4% कम। पूरा देखा जाए तो कहते हैं, अभी आंकड़े वेरी करते हैं, मैं आपको न्यूनतम आंकड़े दे रहा हूं जो सबसे कम सरकार के हक में है। 12 करोड़ लोगों ने अपनी रोजगार गंवाई है। वैसे कहते हैं लोग कि 15 करोड़ का फिगर है। और एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन रोचक आंकड़ा है जो आर्थिक पत्रिकाओं में अभी छपा भी है, कि ये रोजगार की बात नहीं है, लेकिन जो लोग गरीबी की तरफ फिसल रहे हैं, उसमें लिखा गया है स्लाइडिंग इनटू पॉवर्टी। और आपको याद है कि यूपीए 1 और 2 ने कितने लोगों को बीपीएल से उठाया था। और यहां जो सरक रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं गरीबी में, उनका आंकड़ा दिया गया है 40 करोड़।
अब इस संदर्भ में मैं अंग्रेजी में संक्षेप में बोल दूं, फिर जाएंगे अपने सुओ मोटो में, जिससे कि यूथ कांग्रेस वाली बात खत्म हो जाए। मोड़ने का। हेलो, can I continue? You can all hear me? Yes, sir. Please. Just to very briefly cover this in English, because this is a separate point. As you know, the Youth Congress, and we wholeheartedly commend this initiative, and we want to associate, join, endorse, support the Rozgar Do campaign. Give us employment. This is not merely a campaign slogan. It has inbuilt into it symbolically and really a most tearing, painful, searing voice of agony and pain. That voice of agony and pain is based on the fact that never before in the history of this republic in 75 years have we seen the figures, the scope, the degree of unemployment which this country is suffering from today, which is the whole purpose of the Youth Congress campaign. And just 4 or 5 figures, and I'll end this thing and come to the suo motu. In 2014, when the Honorable Prime Minister assumed office, the unemployment rate was below 5%, 4.9% to be precise. 2020 May, last to last month, it is 29%. And in case you are being confused by misusing the excuse of COVID, let me remind you that this has been consistently rising. In May 19, it was 7.1%. Well before the lockdown in February and March early, it was 8.8%. There has never been an abatement in this constant secular trend of rise. It is not an episodic or a seasonal factor. We must, of course, look at this in a contextual sense. It is, of course, the most important is unemployment, there is no doubt, but the context is even more dismal. Unemployment sits in what context? It sits in the context of a negative GDP ranging from -4, mark the word minus, to 7.5. Minimum apologists accept it is 5 at least, possibly 7.5. Tax collections are down by 46%. 12 crores are supposed to have lost their jobs. And a most sorry, sad and alarming statistic published in the financial newspapers, we will share the link with you if necessary. 40 crores may slide into poverty. This is not an unemployment figure. 40 crores may slide into poverty by the combined effect of mismanagement of the economy, for increasing unemployment rates, and the COVID pandemic. I think this is the context in which you have to see. And as you know, the RBI has just 2 days ago, on the 6th of August, come out with its report, which points out that the confidence index of the consumer, this is RBI, not me, says it is 53%, which means that the consumer is pessimistic about the economy, about employment, about inflation, about growth, everything. Because on a scale of 100, 53 is very, very low. It is considered, it's a published figure by the RBI repeatedly. Well, friends, having done this, let us turn to the precise suo motu in addition to the very, very important campaign of the Youth Congress. दोस्तों, ये संबंध रखता है हमारे गर्व से, हमारी अस्मिता से और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से। आप इतनी बातें करते हैं तो हमको भी बाध्य हो जाता है कि आपकी बातों को हम वापस जुमलों में रिपीट करें। मोदी जी की 56 इंच का बस बज रहा है बीन, अब न डरता है नेपाल न डरता है चीन। ये सच्चाई है और मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा इन दोनों देशों के, जो पुराने आपके जो उदाहरण दिया थे उनसे भिन्न है। और आज ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की नाकामी का अंजाम है बहुत संगीन। भाजपा की नाकामी इस विषय में उसका अंजाम है बहुत संगीन। न बच रही है नेपाल से दोस्ती, न बच रही है चीन से जमीन। इसके क्या उदाहरण है, मैं क्यों बोल रहा हूं ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 3 उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, प्रकाशित हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, और सरकार चुप्पी साधे हुए रहती है। सरकार जवाब नहीं देती, एंगेज नहीं करती। नंबर 1, तिब्बत में यिंगोंग नदी है,
यिंगोंग, वहां पर एक कृत्रिम झील बनाई जा रही है, जो मैं अतिशयोक्ति नहीं करना चाहता, लेकिन जिसको एक वाटर बॉम्ब भी कहा जा सकता है। एक वो बम हो सकता है पानी का भविष्य में, क्योंकि इसके नीचे है पूरा बेसन, जिसको अरुणाचल प्रदेश कहता है सियांग बेसन। सियांग नदी का बेसन है, उसके कई उत्तर, पूर्व, पश्चिम वगैरह हिस्से हैं, और इतना ये भविष्य में खतरनाक हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के सभी विभागों ने रेड अलर्ट कर दिया है। अगर थोड़ा भी क्रैक या छेद हुआ उस कृत्रिम लेक में, तो सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है नीचे सियांग बेसिन में, अरुणाचल में, और बाढ़ का, फ्लडिंग का बहुत ही भयानक, भयावह एक चित्र उस रेड अलर्ट में है। क्या सरकार ने आपको अवगत कराया? क्या सरकार ने प्रोटेस्ट किया? क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे इसको उठाया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके आक्रमण कर दें चीन पे और कुछ करें, लेकिन आपको बोलना है, चुप्पी नहीं साधनी है। इसका दूसरा उदाहरण, देप्सांग में बात चल रही है। आप जानते हैं देप्सांग में क्या हो रहा है चीन में। आप जानते हैं कि जो हमारी रोड है डीबीओ जिसको कहते हैं, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सच्चाई यह है कि इतनी बातों के बाद दो आंकड़े छपे हैं। या तो चीन ने वहां 12,000, लेकिन मैं समझता हूं सही आंकड़ा है 17,000, और उसका नाम है 4th मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन। इसके ट्रूप्स, इसके सैनिक वहां तैनात किए हैं। जब आपकी बातें चल रही हैं, पुल बैक कहां हो रहा है, वापसी कहां हो रही है, किसी को बताया नहीं जा रहा है। 17,000 न्यूनतम 12,000 की आंकड़ा है। सिर्फ इस इलाके की बात कर रहा हूं। और अगेन वापस कहूंगा मैं कि कुछ हमको कॉन्फिडेंस में लीजिए, सच्चाई बोलिए, छुपाइए नहीं, झूठी ईगो पे नहीं छुपिए। और तीसरा, आप बार बार राष्ट्रवाद और आंख दिखाने की बात करते हैं, लाल आंख और 56 इंच की छाती की बात करते हैं। जो हमारा पुरातत्व से दोस्त है नेपाल, उसने मिलिट्री को लगाकर, सिर्फ सिविलियन नहीं, मिलिट्री को लगाकर, नेपाल की मिलिट्री को, अपनी जो रोड है जिसको कहा जाता है दार्चुला तिनकर रोड, दार्चुला तिनकर रोड, उसको इतनी जल्दबाजी से बना रहा है जैसे कल एक कोई युद्ध पैदा होने वाला है। आप जानते हैं कि इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ है वो 3 नाम जिसके संदर्भ में, और बिल्कुल मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सिर्फ चीन के कहने पे, चीन के ऊपर दुष्प्रभाव में आने में, चीन के इन्फ्लुएंस में आने में, उन्होंने पहले काला पानी, लिपुलेख और लिम्पी उधारा ये अपने मैप में दिखा दिया। अब उसी श्रृंखला में चीन के दुष्प्रभाव में वो सीधे अपने जो चीन, भारत और नेपाल का बॉर्डर है, वहां का रोड जो बहुत पहले से आधी बनी नहीं थी, बनने का इरादा नहीं था, उसको अब सैनिकों द्वारा जल्द से जल्द बनाया जा रहा है। फिर वापस वही प्रश्न है कि सरकार कितना उनको समझा सकती है, धमका सकती है, कंट्रोल कर सकती है, बातचीत कर सकती है। हमें इसका कोई इल्म कम से कम सिविल सोसाइटी को नहीं दिया जाता है। ये इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड आई विल end my suo motu by repeating in English very briefly that all this talk of nationalism coupled with your fake definitions, all this talk of a 56-inch chest, all this talk of a red eye, when you come to specifics, they sound like empty slogans and hollow claims. All that we are saying is that these are issues where you need not suffer from any false ego. You need to share, disclose, not distort. You need to get others to participate and avoid a trust deficit. 3 examples I want to give you about the falsity and the hollowness of the claims of this government. And these are recent examples. They are nothing to do with the earlier several examples which from this podium we have given you. One, there is a very dangerous artificial lake which has come into existence
in the above the area of Arunachal Pradesh in Tibet on the Yingong River. This is a massive lake where it would not be inappropriate, it would not be an exaggeration to call it a potential water bomb. Potential. Right below it is the Arunachal Siang River basin, a large basin. The slightest crack, fissure, or deliberate sabotage would inundate and flood, to the great misery of Arunachal, the entire Siang basin. The great misery of the Aam Aadmi of Arunachal. A red alert has been sounded, but I think the government needs to do much more on the international diplomatic level. If necessary, it needs to drag China into international dispute resolution fora. You cannot do things in the upstream part which will endanger the downstream entities. This is a basic principle of international law, but nothing is spoken, shared, or disclosed by this government. The second example comes from our age-old friend. Before I come to the age-old friend, let me give the second example from China itself. Depsang. We all know Depsang, we all know the DBO road, we all know what is happening. An additional point that while for the last several weeks we are negotiating, even yesterday and day before we had negotiations, which are good. The ground reality is that a minimum of 12,000 and more accurately 17,000 it is believed. Chinese troops, additional and fresh, remain there. There is no pullback. They are apparently of the 4th Motorized Infantry Division of China. Again, what are you doing in terms of sharing, shaming, embarrassing this information? And what has been the success on the ground in even a partial pullback of such a massive, let's take the lower figure, 12,000 is a very massive figure of troops accumulated. No answer, silence, no conversation, no dialogue, complete trust deficit. The third comes from our age-old friend Nepal. Far from talking of red eyes and 56-inch chest, we are unable to manage our existing golden relationships. We know now that clearly under the bad malafide influence of China, at its wrongful bidding, Nepal had remarkably claimed areas like Kalapani, Lipulekh and Limpiyudhara, and in fact drawn them into its own map. But we now find at breakneck speed Nepal trying to construct the balance portion of what is known as the Darchula-Tinkar road. And it has entrusted it to the Nepalese army, which takes the roads apparently right to the junction of India and China. Nepal has never done this before. Somewhere there is a huge failure of your diplomacy. Somewhere there is a huge failure of communication and trust deficit. And quite frankly, as Indians, as a responsible party, we don't care except that we care for India. In which manner you can negotiate, talk, scare, pressurize, or otherwise solve is something which you have to work out. But solve you must. Otherwise, these are very serious, impending, and potentially disastrous national security issues. Thank you, friends. Thank you, sir. I'll invite questions. The first request has come from the PTI friend, Asim Kamal. Asim, can you hear me? Please unmute yourself. We can't hear him. उनकी आवाज नहीं आ रही है. Unmute क्या? अच्छा. I'll come to you, Asim. Siddharth is there. Siddharth from ANI. Siddharth, please सवाल पूछिए. सर मेरा सवाल सुमोटो पर नहीं है, तो क्या मैं अभी पूछ लूं आपसे या 2-4 मिनट पूछ लेंगे प्रणव जी सबसे, उसके बाद पूछिएगा. आप पूछिए, किसी को सुमोटो में पूछना है कुछ? सुमोटो से सवाल. Asim, can you try once more? No, it's not coming. Nobody can you try without the earpiece? I'll take another question in the interview. Rakesh Kapoor. Rakesh ji.
जी राकेश जी क्षमा कीजिए, देर हो गई। सिंघवी साहब, मेरा सवाल ये है कि जहां तक वो कृत्रिम झील का सवाल है जो आपने प्रश्न उठाया है, इसके बारे में 2014 में जब ये कंसेप्शन पे थी प्रोजेक्ट, ये चाइना का, ऐसी खबरें आई थी भारत में, तभी मनमोहन सरकार ने आपत्ति दर्ज की थी। नंबर एक। नंबर दो देवसंग में जो स्थिति बनी हुई है, देवसंग पठारी इलाके में, वहां पर तो चीन ने बाकायदा ये कह दिया है कि जहाँ वो स्थिति में है इस समय 18 किलोमीटर भारत के अंदर तक, उससे और 5 किलोमीटर आगे तक वास्तविक नियंत्रण रेखा है। तो इस बारे में ये सरकार को आपकी पार्टी का क्या सुझाव होगा? चूंकि 2012 में भी ऐसी स्थिति बनी थी, आपने उस पर नियंत्रण कर लिया। देखिए, ऐसा है राकेश जी कि मैं क्या उत्तर दूं इसका, बताइए आप। जो मेरी कंप्लेंट है वो उत्तर नहीं हो सकती। जो मेरी याचिका है, जो मेरा दावा है, जो मेरा आरोप है, उसका क्या कर सकता है कोई? आपको 3 चीज पता होनी चाहिए जब आप 2012 या 14 की बात कर रहे हैं और आज में। व्यापकता में, एरिया में, क्षेत्रफल में, साइज में जमीन आसमान का फर्क है। नंबर 2, आप उस वक्त और आज में एक बहुत बड़ा फर्क है कि आप शेयर नहीं करते हैं। आप अपनी झूठी ईगो में रहते हैं। आप समझते हैं कि आपका अपमान हो जाएगा अगर आप तथ्यों पे आधार पे बात करेंगे। आप सिर्फ जुमलों पे करना चाहते हैं। तो इन सब से, और तीसरा जो आपने पानी वाली बात की, झील की, यही पूरा मुद्दा है। जब हमने इसको औपचारिक रूप से शुरू कर दिया तो आपको ये आवश्यक था कि इसको हाईएस्ट लेवल तक ले जाएं। ये तो इशू हमने कोई सुना ही नहीं पिछले कुछ 3-4-5 सालों में। ये आवश्यक था कि आप इसको, अगर सबसे उच्च स्तर पे चीन नहीं मानता है तो आप इसको ट्राइब्यूनल्स पे ले जाएं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पे ले जाएं, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक स्तर पे आप नेम एंड शेम करें। ये नहीं कि वो लेख बनता जाए और आप रेड अलर्ट साउंड करें अरुणाचल में नीचे। रेड अलर्ट का क्या करेंगे हम? तो इसलिए बात है कि एक तरफ आप दिखावा, मूल बात क्या है? दिखावा और सच्चाई। गलती मानना, गलती को सुधारने का प्रयत्न करना, वो विनम्रता ही जब नहीं है आपकी सोच में तो काम कैसे होगा? अगला प्रश्न। लेकिन मैं एक सप्लीमेंट्री है इस पे, एक छोटा सा। रक्षा मंत्री ने आज तो कह दिया रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होंगे, बजाय ये बताने के कि चीन की स्थिति क्या है, चीन किस स्थिति में है। ऐसा है, आत्मनिर्भर एक दूसरी चीज है। वैसे मैं आपको बता दूं, बिना किसी को ये उस मुद्दे पे भी ब्रीफिंग नहीं है, लेकिन आपने ये उठाया इसलिए कि आत्मनिर्भर एक स्लोगन जरूर दिया माननीय प्रधानमंत्री में, लेकिन आपको ये नहीं बताया कैसे, कब, किस प्रकार से, किस रफ्तार, किस गति, किस दिशा से, कुछ नहीं बताया गया। स्लोगन दे दिया गया, क्योंकि स्लोगनों का बहुत शौक है इस सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को। अब आप अगर आत्मनिर्भर इस वाक्य को देखें ध्यान से, हमारे माननीय रक्षा मंत्री का, क्योंकि उन्होंने तो उसी चीज को अभी दोहरा दिया। उनका वो बाध्य है दोहराने के लिए, चाहे ना चाहे उनको दोहराना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? वास्तविक मतलब बड़ा मजाकिया है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब है कि भारत का सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है इन चीजों का, जिनकी आज जिक्र कर रहे थे या कल जिक्र कर रहे थे रक्षा मंत्री? सरकार के डिपार्टमेंट, इन्हीं रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट जिनकी बात कर रहे थे रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्रालय खुद अपने आप इंपोर्ट कम करेगा। नंबर 2, वो इंपोर्ट कम करने में लगभग 3 वर्ष या 4 वर्ष लगाएगा। उसके बाद आप आत्मनिर्भरता सुनेंगे रक्षा मंत्रालय के खुद के डिपार्टमेंट द्वारा। अरे भाई, आत्मनिर्भरता तो देश को आम क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर में देखनी है। अगर रक्षा मंत्रालय जो अभी इंपोर्ट कर रहा है वो तो कभी भी अपनी कम कर सकता था इंपोर्ट्स। तो जब आप सीधे सूक्ष्मता में जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि जो वास्तविकता है और जो दावा है उसमें बहुत फर्क होता है। जी। Hello. Thank you. I will. Pranam sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Asim, go ahead. Okay. Sir, good afternoon, sir. My question to you is that the outgoing CAG has said today that US, Pak, and China were watching, so I did not upload defense reports.
So what do you have to say on this issue? CAG is a high constitutional authority, and therefore I am hesitant to use strong words. But I am shocked, I am astonished, and I am taken aback. I want to ask you a commonsensical question. We have had CAG since when? Answer: 72, 73 years. We have had CAG since our constitution was created. Are you telling me that earlier CAGs did not put up, disclose, or since internet came 15, 20 years ago, did not upload reports because they are scared that Pakistan and China will see it? Please answer a commonsensical question as an answer to your question. Is it that Pakistan became our enemy today? And is it that earlier CAGs were compromising national security by uploading the reports? So I find it a very strange answer. That is the mildest word I can find. अरे भाई, अगर पाकिस्तान आपका दुश्मन है तो वो दुश्मन आज या कल पैदा नहीं हुआ था. CAG भी आज कल पैदा नहीं हुई थी. उनके प्रीडिसेसर्स ने कई बार, सैकड़ों बार ये रिपोर्ट्स अपलोड की हैं. और अगर कोई ऐसी सूक्ष्म बात है राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो आपका अधिकार क्षेत्र है कि उसको रिडैक्ट करके अपलोड कर दीजिए. अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि कितने मिलीमीटर की गन है और उसका फायर पावर कितना है, जो कि आमतौर पे CAG बात नहीं करता है, तो उसको रिडैक्ट करके करिए. लेकिन मैंने तो पहली बार CAG, अगर ये वाक्य सही है CAG का, तो जितनी पुरानी 15 साल की CAG रिपोर्ट्स हैं वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, क्योंकि चीन भी था उस वक्त, पाकिस्तान भी था. दूसरा पहलू जो आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, क्या कारण हो सकता है इसका मैं नहीं जानता. ये बड़ा विचित्र, a very strange, astonishing and a shocking explanation. But one explanation I found, that you have now reported, because part of the CAG report has been put in the parliament on the floor, part of it. That part, if you read, and I'll spend only 2 minutes, it says there are huge shortages, specialized winter clothing is lacking. I'm quoting, snow goggles, multi-purpose boots, high altitude equipment. The deficiencies range from 24% to from 24% to 10%. I'm sorry, either the deficiencies are 24% or 60%. Goggles stock ranges from 5.6 to 16.1%. Boots are so deficient for minus 55 degrees that they had to be recycled. Rations do not provide sufficient calorific value and are deficient either by 48%, at the highest they are okay by 82% is okay, 18% is deficient. Now this answer to this is what? You know the answer? The answer is, this is a CAG audit, because audits take time, of 2015 to 18. That's the answer. This is the audit period. This is the Modi government period. And it is not that anybody is furnishing proof that after 2018 till 2020 early is any dramatic change. So the second thing I can think of is that if this is the tabled part, there must be many, many worse reports, worse sections in the untabled, unuploaded part. And possibly it doesn't suit anybody to have them uploaded. This I have taken from what is the tabled part in Parliament. Thank you. Thank you, sir. I'll open it for other questions. Siddharth wanted to ask. Siddharth, पूछिए सवाल. सर नमस्कार. नमस्कार. सर मेरे 2 सवाल हैं. पहला ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से आज एक किसानों को लेके योजना जो है वो लॉन्च की गई, जो 1 लाख करोड़ की बताई जा रही है. उसमें 17,000 करोड़ रुपए आज जो है ट्रांसफर भी कर दिए गए ये खातों में. इसमें 8,500 से ज्यादा किसान जो हैं उनके खातों में वो पैसा गया है. तो बार बार आप लोग, कांग्रेस की आरोप लगाती थी कि किसान परेशान है, लेकिन सरकार की तरफ से
ये कहा गया, और 8.5 करोड़ फार्मर्स जो हैं उनको सीधा फायदा होगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधे अब किसानों को फायदा पहुंचाएगी सरकार। एक आपका इस पे जवाब चाहता हूं। दूसरा, कांग्रेस अध्यक्षा जो हैं उनका कार्यकाल जो 1 साल के लिए था वो पूरा हो रहा है, उसको लेके क्या अब जो है पार्टी का क्या फैसला है, क्या आप प्रक्रिया कर रहे हैं, अगर आप बताना चाहें। देखिए ऐसा है, आपके दूसरे प्रश्न का 10 तारीख को आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कार्यकाल आंतरिक जो है खत्म होता है। आप आश्वस्त रहें, इसकी एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया जाती है CWC के द्वारा और आगे जाती है। वो जल्द निकट भविष्य में की जाएगी और आपको एक परिणाम आपके सामने आएगा। हमारे कांग्रेस के संविधान में वो लिखा है, हम उसको बाध्य हैं करने के लिए, वो होगा, हो रहा है और जल्द से जल्द आपको इसकी सूचना मिलेगी। जहां तक आपका पहला प्रश्न का सवाल उठता है, मैं तो पहले ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इससे ज्यादा हर्षित कभी नहीं हो सकती कि जब आप कृषकों का फायदा करें। कौन व्यक्ति है इस देश में जो इसमें कोई बाधा या टिप्पणी करेगा? अच्छी बात है, बहुत किया है तो, लेकिन हर चीज में फाइन प्रिंट देख के फिर टिप्पणी करनी चाहिए। मैं और मेरी पार्टी 1-2 दिन लेंगे फाइन प्रिंट देखने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि प्रश्न नंबर 1, क्या ये 1 लाख करोड़ जिसका आपने दावा किया, ये उसी पुराने 0.5% GDP का जो फिस्कल स्टेबल उसके अंदर ही शामिल है या अलग से है, नया है, अतिरिक्त है? आपने जिसकी घोषणा 3 महीने पहले कर दी थी उसको सिर्फ रिलीज अब किया है या अतिरिक्त है? इस पे अगर आप मुझे संज्ञान दें तो मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा। मुझे इस पे अभी चेक करना पड़ेगा, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अतिरिक्त फंडिंग हो रही है। नंबर 2, अगर आप देखें वास्तविक कृषि की ग्रोथ, और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सराहना करता हूं अगर कृषकों को ये एक्चुअल मिलेगा, देर मिला, किसी पुरानी स्कीम के अंतर्गत सिर्फ रिलीज और वितरण करने की घोषणा पे दावा किया तो भी मिला, तो हम इसके लिए बधाई देते हैं उनको सब। लेकिन ये सच्चे सत्य तथ्य भी साथ में जाने चाहिए। और कृषि की जो रेट ऑफ ग्रोथ, विकास की दर है, वो आप देख लीजिए मोदी सरकार के 2014 से 19 और 19 से 20 के लिए न्यूनतम से न्यूनतम है। अब थोड़ी इंप्रूव हुई है, नहीं तो पहले तो कांग्रेस के UPA 1 और UPA 2 की जो औसतन रेट है उससे 1/3 से कम थी। तो ये 2 चीजें हैं, पर लेकिन हम इसमें वापस आएंगे आपके पास पूरे तथ्य लेके। सर, कांग्रेस अध्यक्षा के उसको लेके भी मेरी बात बीच में रह गई सवाल में सर, वो ये था कि आपकी पार्टी के कई नेता भी जो है अलग अलग बयान दे रहे हैं। शशि थरूर जो कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को कार्यकाल कंटिन्यू किया जाता है, बड़ा इंजस्टिस होगा ये उनके साथ, क्योंकि उनको वो जो है अलाउ जो है उनकी हेल्प नहीं करती है, और सब चीजों को लेके उन्होंने बात रखी है अपनी। मैंने ये वक्तव्य बिल्कुल नहीं सुना है। अगर ये वक्तव्य है तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनका क्या इसका अभिप्राय है। आज कांग्रेस अध्यक्ष, और देखिए आंतरिक होने का मतलब ये नहीं आंतरिक की पूरी तरह से अध्यक्ष होता है जब तक वो अध्यक्ष रहता है, और इसके बाद अगर बदलाव होगा तो उसकी प्रक्रिया स्थापित है हमारे संविधान में, इसमें तो कोई दो राय। संविधान में चैप्टर एंड वर्स, कॉमा एंड फुल स्टॉप लिखा हुआ है, तो आपकी टिप्पणी और मेरी टिप्पणी से क्या होने वाला है? थैंक यू सर। प्रक्रिया है। अगला सवाल जैनेंद्र है ABP से। जैनेंद्र पूछे। थैंक यू प्रणब सर। सिंघवी सर, मेरा सवाल ये है कि एक के बाद एक कांग्रेस के राज्य इकाइयों में झगड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पंजाब का है सर, जहां पर कि आपके सीनियर लीडर राज्यसभा मेंबर बाजवा जी जो है वो चीफ मिनिस्टर को बीजेपी के टच में बता रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। शराब कांड को लेकर के कांग्रेस में अंदर से झगड़ा हो रहा है। तो सर कांग्रेस हाईकमांड क्या रुख रखता है जो एक के बाद एक का अंतर कलह कांग्रेस के अंदर सामने आ रही है अलग अलग राज्य इकाइयों में, और पंजाब पर क्या रिएक्शन है सर? कि आपने कुछ ज्यादा ही कड़े और कड़वे शब्द इस्तेमाल कर लिए हैं। मैं इसका संज्ञान रखता हूं और मैं इसको सही नहीं समझता कि बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग हो
आरोप प्रत्यारोपों में हमारी पंजाब की इकाई में, और वो दुर्भाग्यपूर्ण कुछ शब्द हुए हैं इस्तेमाल दोनों तरफ से, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसको यहाँ तक ले जाना कलह या विभाजन के स्तर पे, वो बिल्कुल गलत होगा। ये एक मत है, एक पर्सनल व्यू है माननीय सांसद का, उन्होंने व्यक्त किया है, उसका एक वापस रिएक्शन आया है। मैं समझता हूं कि वो रिएक्शन इस पे आधारित था पीसीसी प्रेसिडेंट का, कि पार्टी के अंदर वो सभी स्तर हैं, वो सभी यंत्र तंत्र हैं जिनके अंदर इनका डिस्कशन हो सकता है। उसके बाद मैं आपको याद दिलाऊं कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक प्रकार से कहा है कि हम कड़े से कड़ा दंड देंगे और इसको हम एक युद्ध मानेंगे, मानवता का युद्ध और क्राइम का युद्ध, और आश्वासन दिया है। और कोई कम्युनिकेशन गैप जरूर रहा होगा, मैं फिर भी आगाह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपके खुद के निजी फीलिंग्स कितने भी स्ट्रांग हो, किसी भी सांसद या किसी भी एमएलए और किसी भी पदाधिकारी को कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये समझना कि सरकार में कोई प्रश्न चिन्ह है, मैं समझता हूं मजाकिया चीज होगी। बिलाल जी, स्वराज एक्सप्रेस से। बिलाल, अनम्यूट करिए। सर मेरा सवाल है, अभिषेक जी, मैं बिलाल सब्जवारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि पंजाब के अंदर जो नकली शराब का मुद्दा है, उस पर सुखबीर सिंह बादल का ये कहना है कि अगर सरकार ने समय रहते हुए इस पर कदम नहीं उठाए तो सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर वो धरना देंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गणतंत्र है, लोकतंत्र है। मैं नहीं समझता कि अगर शांतिपूर्वक, और इम्पोर्टेंट वर्ड जो अंडरलाइन करना है, शांतिपूर्वक कोई असहमति करना चाहता है और प्रदर्शन प्रकट करना चाहता है, तो इसमें जो कानून होता है वो होता है। आप जानते हैं सोनिया गांधी तो इन मामले में बहुत लिबरल है, लेकिन अगर ये धमकी है तो धमकियों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको पता है कि ये सरकार बाहर क्यों निकली, बादल साहब की सरकार, आपको पता है किस निकम्मेपन के कारण, किस दुर्दशा के कारण उस प्रदेश की निकाली गई। तो अभी वो झुंझलाहट में ऐसी चीजें बोलने से कोई फायदा नहीं है। अगर उनको कोई भी सकारात्मक सुझाव है तो पंजाब सरकार को दें, और अगर वो समझते हैं कि धरने से और गणतांत्रिक तरीकों से जो उल्लंघन नहीं करते हिंसा की रेखा का, तो उसको भी करें, वो स्वागत है उनका। थैंक यू। Move to the next question. Samia from Times Now. Samia. Are you there, Samia? Seems she's got disconnected. Is there any other question someone wants to ask? Yes, sir. This is Shobhana from Hindu. Ji, Shobhana, please go ahead. Yeah, so I wanted to understand something, sir. A section of the party, while they're saying that the term of Sonia ji is ending tomorrow and therefore the party will have to soon decide who takes over after her, there is another section which is saying that there is no deadline for an interim president's tenure as to when it ends. Could you please clarify, sir, for us? See, that is very clear that neither nature nor politics, nor political parties permit or tolerate a vacuum. Just like nature abhors a vacuum, political parties cannot function in a vacuum. It is true that the tenure is expiring tomorrow. There is a laid down procedure in the constitution for elections. As you know, it goes through the CWC, etc. Now, in the meanwhile, if anybody is suggesting that the Congress will become headless on the stroke of midnight on 10th of August, I think you have to only ask yourself, is it possible? Is that a fair interpretation of any constitution? That 10th of August midnight happens and suddenly the seats become vacant. Nobody can suggest that. Anybody who has an idea of how things function, how the constitution functions. So there's no point giving simple views. They have to be in accord with common sense. Sonia Gandhi ji is the president. She will continue till such time as a proper procedure is implemented, and it will be implemented in the not too distant future. It's as simple as that. सर कुछ साथी इसका हिंदी में भी तर्जुमा चाहते हैं, अगर आपका। ऐसा है, शोभा जी के प्रश्न के उत्तर में
ये कोई आपके मत और मेरे मत की बात नहीं है। मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये आपको पता है कि प्रकृति में राजनीति और राजनीतिक पार्टियों में वैक्यूम जैसा कोई शब्द नहीं होता। अगर कोई ये कह रहा है कि कोई अध्यक्ष है और वो अध्यक्ष चुना गया था 10 अगस्त तक, 1 साल पहले, और बीच 12 बजे रात को 10 तारीख को वो कार्यकाल समाप्त होते ही अचानक इस पार्टी में एक वैक्यूम हो जाएगा, कोई अध्यक्ष नहीं बचेगा, तो मैं समझता हूं ये मजाकिया चीज होगी। ये ना कभी कानून में होता है, ना संविधान में होता है, ना राजनीतिक पार्टी में होता है, ना कहीं होता है। बड़ा सरल उत्तर है इसके 2 लाइन का। सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रहेंगी जब तक जो कांग्रेस की प्रक्रिया है संविधान में, जो CWC के थ्रू जाती है, इस प्रक्रिया के आधार पर वापस किसी को चुनावित करेगा। लेकिन उसके बीच में अचानक कोई वैक्यूम की बात करना, समझता हूं बहुत ही अजीबोगरीब बात होगी, मजाकिया बात होगी, और बिल्कुल हमारी रीति रिवाज, संविधान, नियम के एकदम विरुद्ध होगी। Thank you, sir. Samia, please come in. Sir, I wanted to ask you a question about the ongoing Sushant Singh Rajput case, where Maharashtra government has also filed an affidavit. And while the matter is being probed by the CBI, the Maharashtra government still maintains that Maharashtra police is carrying out the due diligence as far as the investigation is concerned. So you may also be appearing on behalf of Maharashtra government, not in the case related to the affidavit. So what is going to be the Congress standpoint in all of this? Your last sentence answers your question. Since I am appearing on Tuesday for the government of Maharashtra, unlike many others who are right, left and center violating this basic rule, I don't intend to comment. Certainly not. And I can only say one sentence without commenting, that I think it's time everybody on the street, in the TV studios, started becoming judge, jury, executioner, prosecutor, accused, complainant, all rolled into one. I think it's important to let a process work itself out. And since I'm appearing, I will say nothing more. Thank you, sir. We've run out of questions. Thank you. I need them, sir. Okay. Thank you to everyone. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.